हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज हम सीटेट ईवीएस का जनवरी 2021 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं और देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को और क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप, यानी ईवीएस में मैपिंग स्किल जो होती है, मैपिंग का यानी मानचित्र कौशल है ना, मानचित्र कौशल किस लिए क्या किस चीज़ में हेल्प करती है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग स्किल। मैपिंग स्किल से आपकी रिकॉर्डिंग स्किल बेहतर होती है। दूसरा हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेस। बिल्कुल सही, मैपिंग स्किल से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस का रिलेटिव पोजीशन को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, है ना। एग्जैक्ट पोजीशन को किसके थ्रू करते हैं, मैपिंग स्किल के थ्रू समझते हैं। तीसरा है ड्राइंग स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो देखिए ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो क्या है, आपको रिलेटिव पोजीशन, किसी भी प्लेस का रिलेटिव पोजीशन अगर जानना है तो वो किसके थ्रू हम जानेंगे, मैपिंग स्किल के थ्रू। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है Someone of class 5 usually does not do his given class work. The best measure to address the situation could be, है ना। एक बच्चा है क्लास 5 का, वो क्या करता है, आमतौर पे क्या करता है, क्लासरूम का होमवर्क नहीं करता है। तो क्या उसका सॉल्यूशन होगा, क्या किस सॉल्यूशन के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, उसको इस प्रॉब्लम में सुधार लाया जाएगा, उसके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है आपको बताना है। ठीक है, वो क्या करता है, क्लास वर्क नहीं करता है। आपको इस पर ध्यान रखना है कि वो क्लास वर्क करने में उसका मन नहीं लगता है, क्लास वर्क नहीं करता है। तो आपको किस तरह उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। टॉक टू द पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, है ना। पेरेंट्स से बात करेंगे और क्या करेंगे, उन्हें सलाह देंगे कि उसको समझाया जाए, है ना। काउंसलिंग करने के लिए बात करेंगे। ठीक है, देखिए पेरेंट्स का तो रोल है ही, लेकिन आपको अगर वो क्लासरूम होमवर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा अपना क्लास वर्क अच्छे से करे। अगर यहाँ पर होमवर्क रहता ना, तब आप इससे पूछते, पेरेंट्स से बात करते कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड इट, कि ये होमवर्क घर में क्यों नहीं करता है, अगर वो क्लासरूम कर रहा है तो। ठीक है ना, क्लासरूम वर्क कर रहा है तो। दूसरा है गिविंग हिम अल्टरनेटिव एंड सिमिलर होमवर्क। दूसरा होमवर्क देंगे जो कि सिंपल होमवर्क रहे। देखो यहाँ पे होमवर्क की बात नहीं हो रही है, तो हाँ यहाँ पे क्या है, वो बच्चा क्लासरूम होमवर्क यानी क्लास वर्क नहीं कर रहा है ना, CW नहीं कर रहा है, HW की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताना है कि आखिर वो क्यों नहीं कर रहा है। टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। क्या करना है, बच्चे से बात करना है ना। बच्चे को टीचर का काम क्या है कि पहले बच्चे से बात कीजिए, उससे पूछिए कि बच्चा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों नहीं होमवर्क कर रहे हो। तो बच्चा खुद ही बताएगा, है ना। बच्चों से अगर आप बात करोगे, बिना बात किए बच्चे को आप पनिश करोगे तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पहले आप बच्चे से बात कीजिए और बच्चा बताएगा। अगर आप उसके साथ एक अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशन में रखोगे तो वो पक्का बताएगा कि उसकी मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे लो लेवल का आप होमवर्क या हाई लेवल का, अगर वो ब्रिलियंट बच्चा है तो उससे हाई लेवल का आप क्वेश्चन दोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए। फिर भी हम अगला ऑप्शन पढ़ेंगे। मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क। दूसरे बच्चे को कहेंगे कि इसका क्लास वर्क कंप्लीट कराने में हेल्प करो, तो ये भी नहीं करेंगे। यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicle in a transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by the Muskan in the class? मुस्कान क्या है, टीचर हैं, वो क्या कर रही हैं, यूज ऑफ डीजल व्हीकल को रोकने की। जैसे डीजल व्हीकल जो है यानी डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसको क्या कर रही हैं, एक ऐसा डिबेट करा रही हैं, है ना। डिबेट में वो क्या बता रही हैं कि जो डीजल से चलने वाले
व्हीकल है उसको क्या कर देना, उस पर रोक लगानी चाहिए, है ना। तो इस पर एक डिबेट करवा रही है क्लास में। तो उनका पर्पस क्या है इस तरह के डिबेट कराने के पीछे, है ना। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स to sensitize student on advantage of using modern vehicle। वो बताना चाह रही है कि मॉडर्न व्हीकल का क्या है, एडवांटेज क्या है। देखिए ये नहीं है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड की बात की जा रही है कि प्रोहिबिटेड मतलब डीजल क्यों नहीं यूज, डीजल वाले व्हीकल हमको क्यों नहीं यूज करना, उस पर वो डिबेट करवा रही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट हेल्प स्टूडेंट टू अप्रिसिएट मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू, है ना। ये सही है कि ये वो क्या करना चाह रही हैं कि वो इस डिबेट के थ्रू सारे अलग अलग डिबेट करा रही हैं, तो सारे बच्चे अपने अपने सोच के, अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बातें बताएंगे कि मैम डीजल इसलिए नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है ना। डीजल ये मतलब डीजल से चलने वाले व्हीकल क्या है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको हमको कम करना है। 10 साल से ज़्यादा अगर डीजल वाले व्हीकल चल रहे हैं तो उसको रोक लगानी चाहिए। तो बच्चे अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी बातें बताएंगे, और उनका यही है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव को, बच्चे के किसको उनको जानना है, उनके दृष्टिकोण को वो जानना चाहती है कि सब बच्चे आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना। शी वॉन्ट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द नीड टू बैन डीजल व्हीकल कम्प्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन। देखिए आप किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, तो आप कम्प्लीटली अगर बैन कर दोगे, कम्प्लीटली रोक लगा दोगे तो क्या होगा, पब्लिक को प्रॉब्लम आएगी। तो किसी भी चीज़ को आपको धीरे धीरे रिमूव करना है ना, धीरे धीरे रिमूव करना, और उसका आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी रखना। अगर आप किसी चीज़ को हटा रहे हो तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारी बसेस जो है वो किससे चलती हैं, डीजल से चलती है। अगर मान लो कम्प्लीटली आप हटा दोगे, वहाँ से बैन कर दोगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट वुड हेल्प इन नोइंग द स्टूडेंट व्यू एंड करेक्टिंग देम। ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि वो क्या करना चाह रही है, स्टूडेंट के व्यू को जानना चाह रही हैं और उसको फिर क्या करेंगी, उसको करेक्ट करेंगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मेन है कि उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सारे स्टूडेंट अलग तरीके से सोचते हैं, तो उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव जानना है कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। There is a paragraph on class 5 EVS textbook based on the Al-Bruni observation of construction of ponds in India some 1000 years ago. What would be the purpose of including this paragraph? देखिए क्या है ना कि एक EVS NCERT EVS में एक पैराग्राफ दिया है। किसके ऊपर पैराग्राफ है, अल-ब्रूनी क्या था, एक ट्रैवलर था, है ना, जो कि कहाँ से आया था आपको पता होगा, वो उज्बेकिस्तान से आया था, है ना। तो उसने ना यहाँ पर जो इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन हुए थे चबूतरों के, है ना, और कैसे मतलब कैसे सीढ़ियाँ बनी थी, जाने की अलग सीढ़ियाँ बनी थी, आने के, उसको उसने बहुत गौर से देखा। वो कब आया था, 1000 साल पहले आया था, और हाल ही के मतलब 20-25 साल पहले आप बता सकते हो उसके बारे में लोगों ने जाना कि वो उस टाइम आके और इन सब चीज़ों को उसने गौर किया। तो इस बारे में क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया है। तो वो पैराग्राफ डालने का पर्पस क्या है, एनसीईआरटी ने उस पैराग्राफ को क्यों डाला है ईवीएस के बुक में, हमको ये बताना है, ठीक है ना। इट हेल्प लर्नर टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल सही है, ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इससे क्या पता चलेगा कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है ना। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। बिल्कुल ये क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री से हमको मिला है अल-ब्रूनी के बारे में। इट हेल्प लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन कब होगा, ऑब्जर्वेशन कब करते हैं, जब बच्चे क्या होंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। बच्चों के सामने आप कोई चीज़ कर रहे हो या बच्चों के सामने अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। यहाँ पे तो ये क्या है, हिस्ट्री की बात है, इतिहास की बात है, तो ये तो बच्चों के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इट हेल्प लर्नर टू अप्रिसिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 ईयर अगो। हाँ, ये पैराग्राफ क्या बताता है, ये पैराग्राफ ये बताता है कि 1000 साल पहले भी हमारे राजाओं महाराजाओं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि बहुत ही बेहतरीन थी, जिसको दूसरे देश से आने वाले यात्री भी क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो ये भी सही है। इट हेल्प लर्नर
टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन द हिस्ट्री। और ये भी हेल्प करेगा कि जो एविडेंस होती है ना, या शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। मतलब देखिए, अगर हिस्ट्री नहीं होता तो हमें क्या कैसे पता चलता कि पिछले कुछ 100 सालों पहले क्या आज़ादी के बारे में हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले क्या हुआ था। तो ये सोर्स ऑफ क्या है ना, एविडेंस जो है हमारे पास हिस्ट्री का, उसके थ्रू हमको पता चलेगा। और ये किस में हेल्प करेगा, लर्नर को जानने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं किस में है ना, ए, सी एंड डी, बी नहीं होगा। ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी है ना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प टू, ईवीएस का जो इंटीग्रेटेड नेचर है, मतलब एकीकृत नेचर है ना, वो क्यों है? इंटीग्रेटेड नेचर का मतलब क्या है कि ईवीएस में हम साइंस को भी पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस को भी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी को भी पढ़ रहे हैं ना। तो इसका नेचर क्यों है, क्या हेल्प करता है ईवीएस में, वो हमको बताना है। तो ये क्या, पहला ऑप्शन क्या होता है, फॉलो चाइल्ड सेंटर अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है कि क्या होगा, एक तो ईवीएस क्या है, चाइल्ड सेंटर अप्रोच पर है ना, बाल केंद्रित है। और दूसरा है कि अगर हम साइंस को, सोशल साइंस को और इन्वायरमेंटल स्टडी को, तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो लार्ज नंबर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे, बच्चों को बता पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, लर्न फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, ये नहीं होगा है ना, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ते हैं। रिड्यूस द कैरिकुलम, कैरिकुलम को रिड्यूस करना, कैरिकुलम लोड को, ये नेगेटिव सेंस में है ना, तो ये तो गलत हो गया। रिड्यूस कैरिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। देखिए ये वाला सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो सही है कि हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे रिड्यूस कैरिकुलम लोड दे दिया है तो इसी के ऑप्शन गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, Which of the following is not a broad indicator of EVS assessment, है ना। EVS के आकलन में कौन सी टूल को यूज किया जाता है जो कि ब्रॉड लेवल पर होता है। ठीक है, तो देखिए EVS में कंसर्न ऑफ इक्वलिटी पर किया जाता है ना असेसमेंट। कॉन्सेप्ट मैपिंग बड़े क्लासों के लिए होता है। ठीक है, कोऑपरेशन पर भी होता है और कंसर्न ऑफ जस्टिस पर भी होता है। इन तीनों पर EVS की असेसमेंट है। बट कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है ना। तो EVS तो क्या कहाँ तक पढ़ाते हैं, 5th तक ही पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि नॉट द ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ EVS असेसमेंट, है ना। आकलन में एक व्यापक संकेत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूज्ड फॉर, है ना। क्वेश्चनिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है वो टीचिंग लर्निंग में EVS में कैसे मदद करती है ना, कैसे हेल्प। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है ना। क्यों किया जाता है, क्वेश्चनिंग क्यों, मतलब क्वेश्चनिंग क्यों हेल्पफुल है ना, क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रोमोटिंग एडहेरेंस टू द रूल, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द क्लास। देखिए क्वेश्चनिंग से ना क्या होता है, क्यूरियोसिटी, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है ना। जिज्ञासा को बढ़ाने, क्वेश्चनिंग कब करेंगे बच्चे, जब बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है लेक्चर मेथड से, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रही है ना, तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत रहेगा, बच्चे समझ ही नहीं पाए। जिस क्लासरूम में एक्टिविटी होते रहती है, जिस क्लासरूम में बच्चे क्वेश्चन एराइज करते हैं, यानी कि बच्चे क्या है वहाँ पे क्यूरियस है, जिज्ञासा उनमें उत्पन्न हुई है, तभी तो, क्योंकि उनको कुछ समझ में आ रहा है। जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे, यानी जब बच्चों को जब कुछ समझ में आता है ना, तब क्या होता है, समझ में आता है तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है कि अच्छा, तो इससे पूछते हैं कि ये होगा तो ऐसे क्यों होगा। अच्छा मैम पढ़ा रही है वाटर साइकिल, पढ़ा रही है,
अच्छा मैम, तो वाटर साइकिल होगा तो फिर जो पानी है वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, तो फिर वहां क्या होगा मैम? इस तरह से क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया डिसिप्लिन, ये तो इस डिसिप्लिन आ गया, ये सब चीज के लिए नहीं होता है। ड्राइंग अटेंशन इसके लिए भी नहीं होता है। यानी क्वेश्चनिंग से क्या होता है? क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है। ठीक है, चलिए। With over 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involve maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक रहेगी? देखिए वानी क्या करना चाहती है, वानी एक टीचर है और वो चाहती है ना कुछ ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को एंगेज करना चाहती है जिससे उनकी जो सेंस है ना, मैक्सिमम सेंसेस के बारे में क्या है कि मैक्सिमम सेंसेस उनकी एक्टिव रहे। ऐसा वो वर्क कराना चाहती है कि बच्चे पूरी तरीके से उस वर्क में क्या हो जाए, घुस जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ऐसी एक्टिविटी वो क्या चाहती है वानी। तो वानी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो है वो एक्टिव हो जाए। तो कौन से ऐसे इसके थ्रू वो करेंगी, कौन सा उनको यूज़ करना चाहिए एक्टिविटी? अब देखेंगे। यूजिंग स्मार्ट क्लास फॉर रिलेवेंट एवी मटेरियल, है ना, ऑडियो वीडियो मटेरियल का यूज़ करके स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करना चाहिए। यानी वहाँ प्रोजेक्टर लगा के ऑडियो वीडियो चल रहा है, फिल्म वगैरह चल रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटी, कोई स्टोरी चल रही है उससे। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाई प्लेस, इन्वाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी डिमॉन्स्ट्रेट देयर स्किल एंड एंगेजिंग ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें कौन से में सबसे ज़्यादा स्किल जो है वो बच्चों की वो एक्टिव रहेगी, आपको इसमें बताना है कौन से इसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 68 का 3 होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि देखिए ईवीएस एनसीएफ क्या करता है कि बच्चों को ना कम्युनिटी मेंबर से क्या करो, आप मिलवाओ। कम्युनिटी मेंबर यानी बहुत सारे आपके कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, जैसे स्वीपर हो गया, डॉक्टर हो गया, फार्मर हो गए, ये कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं। अगर वो आके अपनी बातें बताएंगे, कुछ समझाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चों की बहुत सारे सेंसेस क्या होगी, एक्टिव होगी, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Why does Ikara encourage her learner to read newspaper and magazine in EVS? इकारा है, इकारा नाम की टीचर है, वो क्या चाहती है, अपने बच्चों को क्या करती है, मोटिवेट करती है, बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, बोलती हैं कि आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, है ना, इनकरेज करती हैं। क्यों करती हैं इन ईवीएस? हेल्प, पहला ऑप्शन देखेंगे, दीज हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट, इससे क्या होंगे, बच्चे इंडिपेंडेंट बनेंगे। देखिए न्यूज़पेपर मैगजीन का और इंडिपेंडेंट होने का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इट हेल्प लर्नर टू बिकम कॉम्पिटिटिव नहीं बनाना है बच्चों को, इसके लिए न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर और मैगजीन से इससे कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल का तो एग्जाम दे नहीं रहे हैं। दीज आर इंटरटेनिंग सोर्स आर अवेलेबल, देखिए रिसोर्स, इंटरटेनिंग रिसोर्स अवेलेबल है, दीज आर, ये भी नहीं होगा। इट हेल्प लर्नर टू इंगेज विद द रियल लाइफ वर्ल्ड, हाँ ये क्यों करना चाह रही है, देखिए न्यूज़ और मैगजीन में क्या होती है, बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरी रहती है, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। तो आर्टिकल आगे कि मतलब पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, है ना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने को, तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या रियल लाइफ वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। दिस हेल्प लर्नर टू एंगेज विद अ रियल लाइफ वर्ल्ड, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीन्स तुरांग इन जंगल, है ना। तुरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। ये किस स्टेट में बोला जाता है, तो ये बोला जाता है झारखंड में, है ना। तुरांग मीन्स क्या होता है, जंगल। हुज फॉरेस्ट नाम का एक चैप्टर है ईवीएस में, उससे ये लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, है ना। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड वाई, ऑल दो योर हाउस इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट। यानी आपका हाउस जो है वो एक्स से डिनोट किया जा रहा है और आपका स्कूल जो है वाई से। आपका स्कूल और हाउस ना एक दूसरे के सामने है, लेकिन कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, है ना, कि आप सीधे निकले और स्कूल पहुंच गए। आपको घूम कर जाना है ना, ये चीज बता रहा है। बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन, है ना। सो यू फर्स्ट गो 125। जैसे जैसे देखिए मैप का क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा, बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, जैसे ये आपको पता होना चाहिए। आप एकदम बिल्कुल सही जैसे जैसे बोलता है ना, वैसे वैसे आप घूमते जाओ, आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचाओगे। ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में होता है साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में होता है साउथ वेस्ट और इन दोनों के में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये मैप होता है। अब देखो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको घूमना है। ठीक है, तो देखो क्या सबसे पहले क्या कर रहा है, सो यू फर्स्ट गो 125 मीटर ड्यू साउथ, यानी आपको साउथ के साइड जाना है 1। तो साउथ कहाँ है, नीचे है ना, साउथ नीचे है, तो आप नीचे जाओ। कितना जाना है, 125 मीटर साउथ जाना है। चलिए 125 मीटर साउथ। 125 मीटर क्या हो रहा है, एक मिनट, ये साउथ गया 125 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या, देन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू टू ईस्ट, यानी इससे ईस्ट जाएंगे। तो ईस्ट कहाँ था, ईस्ट इधर था ना, तो आपको इस साइड जाना है। तो यहाँ आप 100 मीटर ईस्ट जाओगे। ठीक है, ईस्ट जाओगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 100 मीटर लिखना है। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहा है, सबवे विच इज ड्यू टू ईस्ट, फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 125 मीटर ड्यू नॉर्थ। उसके बाद आपको यहाँ से 125 मीटर नॉर्थ जाना है। नॉर्थ ऊपर होता है, तो 125 नॉर्थ गए। ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया और ये यहाँ से आप चले थे, ये एक्स आपका घर हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस, यानी आप स्कूल के रिस्पेक्ट में आपका हाउस किस साइड है, यानी ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो आपका क्या, ये आपका घर हो गया। ठीक है, और ये आपका वाई यहाँ पे आया आपका स्कूल। तो स्कूल के रिस्पेक्ट में आपका घर किस साइड है, तो ये इस साइड है ना, तो कहाँ, एक तो वेस्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कितना दूरी पर है, तो यहाँ अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, 100 ही होगा, है ना। चलो अब आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 100 और वेस्ट होना चाहिए, 100 मीटर और वेस्ट साइड। 100, देखिए पहला ही ऑप्शन 100 मीटर ड्यू वेस्ट आपका घर होगा। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, है ना। चिली के बिना हम कोई खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। चिली इस तरह हमारे खाने में, इंडियन क्यूजीन में आप बोल सकते हो कि घुल मिल गया है ना। दीज वेयर बाउट टू आवर कंट्री बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, यानी कहाँ, कौन से ट्रेडर्स चिली हमारे, यानी मिर्ची जो है हमारे देश पे लेकर आए। तो कौन लेके आए, साउथ अमेरिका से चिली आया। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या आया था, कॉफी बीन, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलिए फिर से आ गया वही आपका कैलकुलेशन वाला टाइम दिया रहेगा और
डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको स्पीड निकालना है, लेकिन स्पीड के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना होता है। चलिए देखते हैं, है ना। ए बॉय बोर्डेड ए ट्रेन ऑन 4 जून 2020 एट नागरकोली फ्रॉम मडगांव, है ना। नागरकोली से मडगांव जा रहा है और वो 4 जून को बैठा ट्रेन में, है ना। कितने बजे बैठा वो देखेंगे पहले। 4 जून को बैठता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मडगांव कितने बजे बैठा है, 22:30। 22:30 का मतलब क्या होता है, 22:30 का मतलब होता है 10:30 बजे रात में, है ना। 22:30 पे बैठा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एंड रीच मडगांव 4:30 आवर ऑन 6 जून, यानी 6 जून को पहुंचा। तो यहाँ पे आप 6 जून करो, यानी बीच में 5 जून भी आएगा, ठीक है ना। 6 जून, तो यहाँ पे 5 जून भी आएगा, यानी एक 5 जून की भी जर्नी उसने तय करी। तो देखिए अब हमको टाइम निकालना है, कितने बजे पहुंचा है यहाँ पे, 4:30 पे। सबसे पहले तो आप टाइम निकाल लो, डिस्टेंस दिया हुआ है तो आपका स्पीड निकल जाएगा, ठीक है, 4:30 में। अब देखिए 4 जून से लेके 5 जून के यहाँ पे 22:30 हो रहा है ना, यानी 10:30 बजे रात तक 24 घंटा हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर 22:30 लेंगे, यानी 10:30 बजे रात तक कितना हो जाएगा, 24 घंटा, है ना। अब देखो 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो गए, है ना। यहाँ पे आप घंटा लिख लो, 24 घंटा हो गया, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो 10:30 बज रहा है रात, और 12 बजे तक कितना होगा, 10:30 से लेके 12 बजे के बीच में कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ ना। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 1.5 घंटा और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10:30 से लेके 12 बजे तक का निकालेंगे, फिर 12 बजे से लेके यहाँ पे 4:30 तक निकालेंगे, तो ये 1.5 घंटा हो गया। तो यहाँ पे 1.5 घंटा लिख लो, 1:30, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4, है ना, 4, और फिर 12 बजे रात से लेके सुबह 4 बजे तक कितना हुआ, 4.5 घंटा हो गया। तो यहाँ पे 4.5 घंटा हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो टाइम को, ये 60 हो गया, और ये कितना होगा, 4 1 5, 5 4 9, 29:60। 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर, है ना। 29:60 यानी 1 आवर, यानी ये 1 आवर यहाँ चला जाएगा 29 में, तो वो क्या हो जाएगा, 30 घंटे, ठीक है ना, 30 घंटे हो गए। और आपका डिस्टेंस क्या दिया हुआ, 1145, यानी डिस्टेंस क्या दिया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो 1145। अब इसको काटेंगे ना, तो आएगा लगभग आपका, ये देखो, ये 5 6 जा 30, और यहाँ पे 2 बार में जाएगा 2, फिर 2, फिर क्या आएगा, 2 2 9, यानी इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका 38.1 आता है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 38.1, है ना, 38.1 आया। यहाँ पे किस ऑप्शन में 38.5 दिया है, लेकिन 38.1 आ रहा है, ये इसके आसपास नहीं है, ये दोनों तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following statement is not true for the honeybee and honeybees and beehives, है ना। honeybee यानी मधुमक्खी, और मधुमक्खी के क्या करना है, मधुमक्खियों के बारे में, और उसके beehives जो उनका घर होता है, beehives क्या होता है, घर होता है, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट बोल रहा है ना। इसको आपको ध्यान देना है, नॉट वाले पे, ओनली वाले पे, एक्सेप्ट वाले पे, है ना। मोस्ट ऑफ द बी इन हाइव्स आर वर्कर बी, बिल्कुल सही है, वर्कर बी ज्यादा होते हैं, है ना। देयर आर ओनली ए फ्यू मेल इन द हाइव्स, बिल्कुल सही है, कुछ ही मेल होते हैं, है ना। एवरी बी हाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट ले, देखिए एक मधुमक्खी के छत्ते में ना एक ही रानी मक्खी रहती है ना, मधुमक्खी रहती है, तो बिल्कुल सही है, जो कि क्या देती है, अंडे देती है, ये भी सही है, ये तीनों बातें सही हैं। मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, बिल्कुल गलत है, मेल बी नहीं है। कौन इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वीन बी होती है ना, जो रानी मक्खी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो एग ले करती है, वो अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। और इसमें क्या पूछ रहा था कि नहीं, मतलब
नहीं, ट्रू नहीं है ना, नॉट ट्रू, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन किसके लीडरशिप में बना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, है ना, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के लीडरशिप में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी संविधान लिखी गई थी, है ना। चलिए, बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंसीडर द फंक्शन ऑफ प्लांट टू सपोर्ट, अब किसी प्लांट का फंक्शन दिया हुआ तो आपको पहचानना है कि किस पार्ट ऑफ प्लांट का ये फंक्शन है, ठीक है ना। टू गिव सपोर्ट ऑफ द प्लांट यानी एंकर आउट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। देखिए ये साफ साफ दिया हुआ है कि ये रूट के बारे में है। रूट क्या करता है? सपोर्ट करता है, एंकर देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, अपनी जड़ों को मिट्टियों से क्या करता है, बांध के रखता है, जिससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। स्टोर फूड यानी बहुत सारे ऐसे रूट है जो हम खाते हैं ना, रेडिस हो गया, है ना, कैरेट हो गया, ये क्या है, ये रूट है जो कि हम खाते हैं, है ना। जिंजर रूट नहीं होता है, जिंजर, पोटैटो, ये सब क्या होता है, ये सब स्टेम होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, है ना, वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो इजी है ना उसमें टाइम नहीं देंगे, जिसमें समझना है ना उसमें टाइम देना है। वैसे भी मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मेरे को एक एक क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको यूनियन टेरिटरी बताना है कि कौन सा है, कौन सा नहीं है। देखिए हमारे अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंटली हमारे कितने स्टेट हैं, तो टोटल हमारे 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी, है ना, यूटी है हमारे। तो उसमें कि देखिए उसमें चंडीगढ़ भी आता है, लद्दाख भी आता है और जम्मू एंड कश्मीर में, ये हाल ही में बने हैं, है ना। पहले जब हम पढ़ते थे ना तो 7 बताए जाते थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अब क्या है, अब बहुत सारे अभी टूटे हैं। दादर एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, दिल्ली हो गया, दिल्ली भी यूटी है, तो ना ये सब आते हैं। तो इसमें मणिपुर क्या है? मणिपुर इज अ स्टेट, ये कि एक राज्य का नाम है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड पढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्रूड ऑयल, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है? गुजरात एंड तमिलनाडु बिल्कुल करता है, बिहार एंड बॉम्बे हाई, देखिए बिहार, बॉम्बे हाई तो करता है लेकिन बिहार नहीं करता है, ठीक है। बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, बॉम्बे हाई करता है, वेस्ट बंगाल नहीं करता है। आसाम एंड उड़ीसा ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, गुजरात एंड तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर। Select the following a group of birds such member of which is able to see distinctly the object 4 times as far we can see, मतलब हमारे से 4 गुना ज़्यादा देखने वाली जो बर्ड है ना, जिनकी आई साइट बहुत अच्छी है, वो बर्ड कौन सी है? आप ग्रुप ऑफ बर्ड बताना है। तो इसमें देखिए क्रो नहीं होगा, काइट होगा, नाइटिंगेल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोनों कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए। ईगल, काइट एंड वल्चर बिल्कुल सही है। बाज, चील और गिद्ध ये तीनों होते हैं जिनकी एक्सीलेंट साइट होती है, ठीक है। डव, क्रो एंड ये तो आपको आंसर मिल ही गया, तो वही ऑप्शन होगा, है ना। पिजन नहीं होता है, पैरेट नहीं होता है, ईगल होगा यहाँ पे, बट हमको ग्रुप बताना था कि तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Pochampally is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright color Pochampally sari for the special kind of weavers which is also called Pochampally. The town is now a part of बोल रहा है, ठीक है ना। हमने NCERT में क्या पढ़ा है कि पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश के एक क्या है, एक ब्लॉक है, पोचमपल्ली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक ब्लॉक है पोचमपल्ली, जहाँ पर बहुत जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, पोचमपल्ली कलमकारी साड़ी बनाते हैं, जो कि वहाँ का
ट्रेडिशनल आर्ट है ना, वीवर्स हैं वहाँ के लोग, है ना, बुनकर हैं जो कि पोचम साड़ी का। तो आंध्र प्रदेश, बट यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो अब पोचमपल्ली किस स्टेट में आ गया है, वो तेलंगाना में आ गया है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच रिच आयरन, है ना, आयरन रिच वाले आपको फूड या फल को बताना है ना, जिसमें आयरन बहुत मात्रा में पाई जाती है। आंवला में पाई जाती है, कैबेज टमाटो नहीं होगा, कैबेज आंवला स्पिनच में है, आंवला में है, कैबेज में नहीं है। जैगरी आंवला एंड टमाटो टमाटो में नहीं है, आंवला स्पिनच एंड जैगरी। हाँ, आंवला पालक और गुड़ से आपको क्या मिलती है, ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है, रिच सोर्स ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन बहुत। और आंवला स्पिनच एंड जैगरी यानी आंवला पालक और गुड़ का डॉक्टर कब सलाह देता है, जब आपके बॉडी में आयरन की कमी होती है, यानी आपकी हीमोग्लोबिन कम आता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको इन सब चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, आपको इन सब चीज़ें खानी चाहिए। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया नाम की डिजीज होती है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Which of the following did experiment with a pea plant and found that pea plant has some trait which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green। यानी किसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि पी प्लांट क्या होते हैं, पेयर में आते हैं, या तो रफ होगा, या तो स्मूथ होगा, या तो टॉल होगा, या शॉर्ट होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा। ये एक्सपेरिमेंट किसने की, ये एक्सपेरिमेंट की थी मेंडल ने। यहाँ ऑप्शन कहाँ है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, है ना, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने की थी। और कहाँ ये रहते थे, ये कहाँ एक आश्रम में रहते थे, जहाँ पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की 28,000 पी प्लांट के ऊपर, ठीक है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता है, ठीक है ना। Which of the following state is most villager construct their wooden house 3 to 35 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर। देखिए बैम्बो पिलर से आपको पहचान लेना है कि बैम्बो पिलर है 10 से 12 फीट की ऊंचाई रहे या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने घरों को बनाते हैं। कहाँ के लोग, आसाम के लोग। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है इसका। With respect to location of Delhi on the map of India, the direction or location of Gandhinagar, capital of Gujarat, and Patna, capital of Bihar, respect। अच्छा, दिल्ली को आपको सेंटर में रख के आपको बताना है कि पटना जो बिहार की राजधानी है और गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो किस डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा दिल्ली। इंडिया का अगर मैप हम बना के देखें तो एक मिनट, अगर आप इंडिया का मैप बनाते हो, ठीक है, अगर इंडिया का आप मैप बनाते हो इस तरह का कुछ इंडिया का मैप होगा, ठीक है। तो इंडिया का जब मैप बनाओगे तो यहाँ पे हमारी इंडिया की कैपिटल है, भारत की राजधानी दिल्ली है। ये आपका गुजरात वाला पार्ट है और ये आपका बिहार वाला पार्ट है, ठीक है। तो गुजरात का गांधीनगर यहाँ पड़ेगा और ये बिहार का पटना यहाँ पड़ेगा, ठीक है, ये पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये अगर दिल्ली है यहाँ पर नॉर्थ में, ये हो गया दिल्ली। दिल्ली अगर नॉर्थ में है तो ये क्या पड़ेगा, ये पढ़ा, ये नीचे है और वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट पड़ गया। ये नीचे में है ना, देखिए डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये है ना डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो अगर दिल्ली अगर यहाँ नॉर्थ में है और यहाँ कहीं पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट पड़ गया। और इधर क्या हो गया, बिहार क्या कहाँ पड़ा, साउथ ईस्ट में पड़ा, इधर पड़ा ना। अगर ऐसे देखेंगे हम, अगर ऐसे देखेंगे तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या होता है, ये वाला डायरेक्शन, और ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो
हाउ विल यू प्लान फॉर इंटीग्रेटेड क्लासरूम इन्वायरमेंट, ईवीएस क्लासरूम है ना, ईवीएस क्लासरूम को इंटीग्रेटेड बनाना, एकीकृत बनाना है, तो आप कैसे प्लान करोगे? अरेंज सेपरेट टीचर फॉर द साइंस एंड सोशल साइंस। देखिए सेपरेट टीचर आपको इंटीग्रेटेड करना है तो सेपरेट टीचर क्यों रखोगे, है ना? इंटीग्रेटेड क्लासरूम है ईवीएस का, तो उसमें तो एक ही टीचर तीनों चीज पढ़ाएगा ना इंटीग्रेटेड मैनर में। अरेंज अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइज्ड इन एनवायरमेंटल साइंस, सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के लिए लेकर आओगे टीचर, ये भी नहीं होगा। कंबाइन टू और मोर सब्जेक्ट एरिया इन वन लेसन, बिल्कुल सही। दो एरिया, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि दो सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ रहे हैं। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं टेम्परेचर कैलकुलेशन के बारे में, है ना, तो ये क्या हो गया, साइंस और मैथ को जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो ये इंटीग्रेटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी क्या होती है कि स्टोरी पढ़ते हैं हम साइंस में, तो स्टोरी किसका पार्ट हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हो गया, तो वो इंटीग्रेटेड हो गया। तो ये होगा, कंबाइन करना है दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एरिया को, ठीक है। सेपरेट ऑल सब्जेक्ट इन अ डिफरेंट, सेपरेट तो करना नहीं, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आपको दो या तीन सब्जेक्ट को एक साथ मिल के पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following 6 themes suggested in EVS syllabus as per NCF 2005? NCF 2005 कौन से 6 themes को बताता है, उनमें से कौन ब्रॉड थीम जो थी है उसमें से कौन सी है आपको बताना है। सॉरी, देखिए थिंग्स वी कैन मेक एंड डू ये ब्रॉड थीम है, हाउ थिंक वर्क मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेस ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन कौन से ब्रॉड थीम है आप एक बार रिपीट करिए, कौन कौन सी है? सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर क्या है, वाटर, फूड, ट्रैवल, शेल्टर, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। और एक रिलेशनशिप में क्या देती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आता है, सब थीम है रिलेशनशिप, फिर है वर्क एंड प्ले, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, है ना, समस्या वाले सिचुएशन को हम सिर्फ लिखेंगे, ये गलत है। उसमें दोनों चीज लिखनी है ना, जो समस्या वाली चीजें हैं और जो नहीं है, जो बच्चे की अच्छाई है और बुराई, दोनों चीज लिखनी है ना। मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट नहीं लिखना है, ठीक है ना। आप जजमेंट नहीं, बच्चों की वीकनेस, बच्चों के स्ट्रेंथ, बच्चा किसमें अच्छा है, बच्चे ने कहाँ कब गलत किया, कब प्रोग्रेस किया, इस सब चीजों को लिखना है, 7 चीज का लेखा जोखा होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अवॉइड का पूछ रहा है, यानी किस चीज को हमें क्या करना है, किस चीज का उल्लेख नहीं करना है, नहीं लिखना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिल्कुल सही, बच्चे का स्ट्रेंथ भी लिखना है, वीकनेस भी लिखना है, और जब स्ट्रेंथ पता होगा, वीकनेस पता होगा, उसके अकॉर्डिंग तो आप प्लान कंडक्ट करोगे। आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस एरिया इंटरेस्ट एंड रिलेशन, बिल्कुल सही, ये भी आप लिखोगे, तो ये दोनों लिखोगे, कौन सा नहीं लिखोगे, ए और बी नहीं लिखोगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Smita wanted to sensitize her learner about gender disparity and stereotype related to work. What should be Smita choose to do in her class from the following suggestion? स्मिता अपने शिक्षार्थियों को क्लास से संबंधित लैंगिक विषमताओं और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कराना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चों को ये बताना कि जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, सारे बच्चे क्या होते हैं, सारे लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सारे काम सबके लिए हैं, तो इस चीज़ को बच्चे को क्या करना चाहती है, बच्चे को संवेदनशील बनाना चाहती है, सेंसिटिव बनाना चाहती है। तो वो क्या ऐसा काम करेगी जिससे बच्चे की क्या होगा, बच्चों सेंसिटिव होंगे कि हाँ जेंडर स्टीरियोटाइप गलत चीज़ है, हम लोग सब बराबर है, ये सब सोचेंगे। आस्क ओनली बॉय टू स्वीप क्लासरूम डेली, बॉयज को बोलेंगे कि क्लासरूम की सफाई करो, तो इस सिर्फ बॉयज को, ओनली बॉयज को नहीं करोगे, अब दोनों को बोलोगे, तो ये तो गलत हो गया।
इनवाइट ए स्टूडेंट मदर टू अ क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स की मदर को बुलाना है जिसकी माँ क्या है, ऑटो ड्राइवर है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, सेंसिटिव बनेंगे कि अरे मदर और ऑटो ड्राइवर ऐसा भी होता है क्या। और हमें हमारी क्या अवधारणा बनी हुई है कि जो ऑटो है, जो ट्रक है, जो बाइक है, वो कौन चलाते हैं, मेल मेंबर चलाते हैं, है ना। तो इससे बच्चे होगा कि नहीं, हर काम हर लोग कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि बहुत सारे आप देखोगे कि टीवी वगैरह में भी दिखाता है कि मेल मेंबर जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। Punit gave his class 5 learner in an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. Punit wanted to. पुनीत क्या है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। इसलिए ये क्यों करना चाह रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, आपको बताना है। ठीक है। आइडेंटिफाई लर्नर विथ ए गुड ड्राइंग स्किल, आपको गुड ड्राइंग स्किल को अगर पहचानना है तो उसके लिए आपका क्या है, ड्राइंग की एक अलग से क्लास लगती है, तो ये नहीं होगा। एवेल्युएट लर्नर ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक लेवल डायग्राम, डायग्राम के लिए आप नहीं करते हो, साइंस में डायग्राम बनाने के लिए नहीं करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपको इसमें देखना है कि फूड कैसे कैसे स्टमक में गया, स्टमक में कौन सी एंजाइम रिलीज हुई, फिर कैसे फूड जो वो ब्रेक हुआ, कार्बोहाइड्रेट कब टूटा, है ना, फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हुआ, ये चीज़ों को देखने के लिए हुआ। एलिक्ट लर्नर आइडिया अबाउट डाइजेशन, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे कितना जान रहे हैं उसको जानने के लिए उसने इस तरह का किया। इससे क्या होगा कि ये प्रीवियस नॉलेज को क्या कर रहा है, टीचर चेक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो क्लास लेगा, वो पढ़ाएगा, वो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, ड्यूरिंग द स्टडी होती है, ड्यूरिंग द आप पढ़ाने के समय आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चों ने कितना सीखा, उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, इट इज़ मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है, स्टूडेंट प्रोग्रेस के लिए है। आपको नहीं नॉट वाला बताना है कि आखिर कौन इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा। एनी इन्फॉर्मेशन और लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट इज़ टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड तो क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड कब बनता है, फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट के टाइम, असेसमेंट जो लास्ट में असेसमेंट होता है उसको सबमेटिव, तो यही होगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। ये भी किया जाता है इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, है ना, इट हेल्प टीचर टू टॉकिंग टाइमली एक्शन ऑन इन, ये भी इसलिए भी होता है कि जैसे बच्चों को पता चल गया है ना, प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड क्यों लिया जाता है, उससे पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, और प्री बोर्ड के थ्रू टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों में अभी क्या कमी रह गई है, तो टीचर को 1 मंथ का टाइम मिल जाता है उसको क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा आंसर। देखिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है बोलने में, समझने में, है ना, और आपके लिए वीडियो बना के ला रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।